हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज की आज की जो क्लास है फ्रेंड, उस सेट नंबर 6 कवर करेंगे, ठीक है ना। और इस सेट में भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। और सभी क्वेश्चन को अपन डिस्कशन करते हुए चलते हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी, रेलवे और अन्य सभी जितने भी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है ना। साथ में इस क्लास का फ्रेंड आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक फ्रेंड आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस सीरीज में अपन एडिटोरिया की जो ये बुक है 7500 प्लस एमसीक्यू, इसे अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज की क्लास फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। जैसे आपका लेपाक्षी मंदिर हो गया, सांची स्तूप हो गया, अजंता गुफा हो गया, एलोरा गुफा हो गया और बाघ गुफा हो गया। तो उपयुक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट करते हुए चलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेपाक्षी मंदिर, ठीक है ना। लेपाक्षी मंदिर जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो लेपाक्षी मंदिर जो फ्रेंड आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सांची स्तूप जो कि आपको मध्य प्रदेश में, अजंता की गुफा कहाँ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, यानी ए में लिख दिया, ठीक है ना। एलोरा की गुफा भी आपको कहाँ मिलेगा, तो महाराष्ट्र में ही देखने को भी मिल जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखेगा। बाघ गुफा ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इसमें सभी ऐतिहासिक जो स्थल है, इसमें कौन जो है वो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कौन, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बोले तो लेपाक्षी मंदिर हो गया, उसके बाद अजंता की गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया और बाघ गुफा, ये सभी के सभी क्या है, तो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अजंता की गुफा जो कि भित्ति चित्रकला के साथ में विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर बुद्ध के जीवन और जो जातक कथा उसके चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर में कहाँ, अजंता की गुफा में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फ्रेंड, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है, ठीक है ना। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प का जो संबंध है वो निम्न में से किससे है, ये इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका महायान से, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में आपको पढ़ना है महायान और हीनयान के बारे में। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा महायान से ये संबंधित है, ठीक है ना। यह जो ग्रंथ है मंजूश्री, ठीक है ना, मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है ना, यह बोधिसत्व को समर्पित है, जिसमें क्या बताया गया है, जो बुद्ध के ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है ना, जो बुद्ध के क्या, बुद्ध के बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो आर्य मंजूश्री जो मूल कल्प है, ये जो ग्रंथ है, इसमें जो बौद्ध बुद्ध भगवान की जो बुद्धि है ना, बुद्धि और साथ में इसके ज्ञान, ठीक है ना, बुद्धि और ज्ञान का ये प्रतीक माना जाता है, ये जो ग्रंथ है, ठीक है ना। और ये ग्रंथ फ्रेंड आपको लिखा गया कौन सी भाषा में, तो ये संस्कृत में, ठीक है ना। नाम भी संस्कृत में दिखने जैसा लग रहा है, तो ये संस्कृत में ही लिखा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चोलों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलन किए, ये बताना, ठीक है ना। तो चोलों पर विजय किया था, यानी विजय प्राप्त हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका एक अन्य नाम भी है विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य ही कहते हैं। तो इनको जब विजय हुआ था, चोलों पर विजय प्राप्त किए थे, तो कौन सी धातु के सिक्के इनके द्वारा चलाया गया था, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन बी, यानी कि चांदी, ठीक है ना। तो चोलों पर जब विजय प्राप्त किए थे, यानी कि चोल पर विजय प्राप्त करने के बाद चांदी के सिक्के ये चलाए थे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो शासन काल रहा था ये कब से कब तक रहा था, तो 380, ठीक है ना, 380 से लेकर के 414 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेगा। उसने चोल हो गए, पांड्य हो गए, केरल जैसे मतलब कि साउथ इंडिया में कहने वाले, जो साउथ इंडिया में जो भी राज्य करते थे सभी पर विजय प्राप्त करने वाले ये शासक बने थे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखेगा। और उसी विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सिल्वर के कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्के चलाए गए थे इनके द्वारा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए है कि सिकंदर लोदी के बारे में, ठीक है ना, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है, सॉरी ये कथन दिया हुआ है, तो सही जो कोट दिया हुआ है उसको उत्तर को चुनना है यहाँ से, ठीक है ना।
तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कथन है इसमें है कि सिकंदर लोदी भूमि माप के लिए एक पैमाना, ठीक है ना, गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। दूसरा कथन है सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तीसरा जो कथन है फ्रेंड, सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन थे। चौथा कथन है कि उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। तो कौन सा कथन जो इनके बारे में सही नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो केवल दो जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सिकंदर लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान नहीं था, ये जो कथन है ये जो है वो गलत है। यानी कि बोले तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सिकंदर लोदी के बारे में सभी जो कथन दिया गया है, जैसे कि बोला गया है कि इस गज ए सिकंदरी की शुरुआत जो किया गया था भूमि नापने के लिए सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। और ये जो सिकंदर लोदी जो थे गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन में थे, शासक थे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्र पर जाने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं। सिकंदर लोदी, ठीक है ना, सिकंदर लोदी जिनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था निजाम खान, ठीक है ना, निजाम खां, ठीक है ना, इनका वास्तविक नाम ये था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। लोदी वंश के ये दूसरा शासक बने थे कौन, सिकंदर लोदी, ठीक है ना। पहला कौन थे, बहलोल लोदी, और उन्हीं के द्वारा लोदी वंश की स्थापना किया गया था, उन्हीं का ये पुत्र थे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। सिकंदर लोदी ने नया आगरा शहर को बसाया था और बाद में इसकी अपनी राजधानी भी बनाया था, कौन, सिकंदर लोदी, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आगरा जो शहर है उसको कौन बसाया था, यानी कि किसकी राजधानी थी, तो सिकंदर लोदी का था। और इनका जो शासन काल रहा था फ्रेंड, सिकंदर लोदी का ये जो शासन काल रहा था, इनका रहा था 1489, ठीक है ना, 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फ्रेंड है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो विजयनगर के साम्राज्य के जो प्रांत है उसको क्या कहा जाता था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, तो आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को लिए बता दें कि टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग को प्रतिदिन रात्रि में क्या हो जाता है, रात्रि में आपको 8 बजे प्रतिदिन क्यूज आपको दिया जाता है, ठीक है ना, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं। आप प्रत्येक दिन उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप अटेम्प्ट करते रहते हैं तो आप लोग को बहुत सारे इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस पर आपको क्यूज मिलता है, बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको इस पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो उसे मंडल कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1336 ईस्वी में। कब हुआ था, 1336 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा किया गया था, हरिहर और बुक्का, हरिहर, ठीक है ना, हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है ना। ये दोनों क्या थे, आपस में दोनों भाई थे और इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में, ठीक है ना। संगम वंश से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। संगम वंश का प्रारंभिक शासन कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेगा। साम्राज्य जो था इसका जो राजधानी था, यानी हरिहर और बुक्का की जो राजधानी बना था, तो कौन बना था, हम्पी, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी बन चुका है, तो ध्यान रखेंगे। और हम्पी जो है आपको तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। तुंगभद्रा नदी के बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखेगा फ्रेंड कि तुंगभद्रा नदी जो कि कहा होता है कर्नाटक से निकलती है, ठीक है ना, कर्नाटक से फिर आती है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, फिर कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी, ठीक है ना, कृष्णा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो बोल सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी जब वो कृष्णा की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। हम्पी को उस समय पर, यानी कि जिस टाइम स्थापना हुआ था उस टाइम पर हम्पी को क्या बोलते थे, तो किष्किंधा नगरी भी इसको बोला जाता था, ठीक है ना। तो ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण यानी कि मेमोरी लिखा था, यानी कि कौन सा सुल्तान था जिसने अपना मेमोरी खुद लिखा था, यानी कि संस्मरण जो है अपना खुद लिखे थे, ये बताना, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान में रखना फ्रेंड कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। साथ में आप लोग को जब एक क्लास लेने के लिए, अटेंड करने के लिए बैठिएगा तो आप कॉपी और पेन भी जरूर रखे रहेगा साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो हम नहीं लिख पाते वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि हम पूरा पॉइंट लिखेंगे ना तो कोई वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए
बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए रिवीजन करते रहेगा, लेकिन ये लिखित वाला पीडीएफ नहीं डालते, सिर्फ ये वाली डालते हैं पीडीएफ। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका इसका ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज तुगलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली का ओबा सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था वो कौन था, तो फिरोज तुगलक, जो कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेगा। इन्होंने अपने शासनकाल का विवरण जो है वो लिखा था किसमें, तो इसका जो नाम है वो भी लिख देते हैं, फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है ना। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही इसमें लिखा था, ये अपना संस्मरण लिखे हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। इनका पूरा नाम जो है वो भी ध्यान में रखिएगा, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इनको बोला जाता था, ठीक है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, शासन जो रहा था फ्रेंड ये रहा था 1351, ठीक है ना। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी ये रहे थे, ठीक ना। तो इनके पहले कौन थे, मोहम्मद तुगलक थे शासक, और उनके बाद फिर ये बने थे फिरोज तुगलक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था ये बताना, ठीक है ना। तो राजा शशांक जो था वो हर्षवर्धन के खिलाफ, ठीक है ना, युद्ध की घोषणा किया था, तो वह कौन से साम्राज्य का शासक था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका गौड़ शासक, ठीक है ना। तो गौड़ साम्राज्य के शासक थे, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजा शशांक जो थे वो कहाँ के थे, तो गौड़ साम्राज्य के शासक थे, जो कि ये जो है वर्तमान में क्या पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में ही था ये गौड़, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। और इसका कुछ जो हिस्सा है वो आपको उड़ीसा में देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इनका जो शासनकाल था फ्रेंड ये कब से कब तक था, तो 606 से लेकर के 637 तक रहा था शशांक का जो है वो शासनकाल। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और वह पूर्वी भारत में प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेगा कि राजा शशांक को ही क्या बोला जाता है, तो पूर्वी भारत का प्रथम स्वतंत्र शासक जो है वो किसको बोला जाता है, तो राजा शशांक को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। हर्षवर्धन के बारे में भी आगे पॉइंट आएगा, उसमें बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो ध्यान में रख सकते हैं जो भी पॉइंट बताए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था ये बताना, ठीक है ना। तो लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह जो है वो किसके द्वारा किया गया था, यानी कौन से राजा के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, ठीक है ना। चंद्रगुप्त जो है इन्हीं के द्वारा लिच्छवी राजवंश के राजकुमारी से विवाह किया गया था चंद्रगुप्त को, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। चंद्रगुप्त जिसका शासनकाल जो था उनका शासनकाल 319 से लेकर के 335 तक रहा था, और ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी जिसका नाम क्या था, कुमार देवी, ठीक है ना। कुमार देवी इनका नाम था, ठीक है ना। लिच्छवी के राजकुमारी का नाम क्या था, कुमार देवी। इन्हीं से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या एक उपाधि है जिसको ध्यान में रखेगा। इनको जो उपाधि मिला था, उपाधि, ठीक है ना, उपाधि जो मिला था वो क्या मिला था, महाराजा धीराज, ठीक है ना। महाराजा धीराज बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसे दिया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त को ध्यान में रखेगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग जरूर रखेगा। इन्हीं के शासनकाल में कौटिल्य या फिर जिनको बोलते हैं चाणक्य बोलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो उनको ध्यान में जरूर रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला कथन पढ़ते हैं और दूसरा कथन दोनों पढ़ते हैं। पहले पहला कथन में कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक धीमी गति से, ठीक है ना, जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकास जैसे समुद्र में या झील में मिलती है, तब डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरा है कि नील नदी का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है वो सही नहीं है, यानी कि केवल 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक डेल्टा का निर्माण कब होता है, तो जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकास जैसे कि समुद्र या फिर झील से मिल जाती है, तो क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं।
जो कि आप लोग भी पढ़े होंगे कि सबसे बड़ा डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन है, तो ये है आपको सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन सी नदी बनाता है, तो ये बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के कौन सी सुंदरबन की डेल्टा बनाते हैं, जो कि विश्व का सबसे विशाल और सबसे बड़ा डेल्टा इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेगा। और डेल्टा जो बनाया जाता है, ये जो मिट्टी रहता है डेल्टा वाला फ्रेंड, ये बहुत ही फर्टाइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी रहता है और यहाँ पर घनी आबादी भी पाया जाता है, क्योंकि कृषि अच्छा होता है, कृषि अच्छा रहेगा तो वहाँ पर आबादी तो पाया ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर धान का हो गया, गन्ना का हो गया, जूट का हो गया, इसमें की जो उगाई होता है यानी कि जो फसल होता है वो अधिक उगाई जाती है और बेहतरीन होता भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। नील नदी जो कि आपको मिस्र में देखने को मिलेगा, नील नदी का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी हो जाएगा। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन हो जाएगा, ठीक है ना, अमेजन नदी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेगा, जो कि आपको ब्राजील में या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को ये नदी मिल जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी, और भारत की सबसे चौड़ी नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में चट्टग्राम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी, ये बताना है, ठीक है ना। तो चट्टग्राम शस्त्रागार पर हमला के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, महिला क्रांतिकारी कौन थी जिनकी मृत्यु हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका प्रीति लता वाडेदार, ठीक है ना, प्रीति लता वाडेदार, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, जो ये घटना हुआ था चट्टग्राम शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था, ये कब हुआ था, तो चट्टग्राम शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था यानी कि ये जो घटना हुआ था ये हुआ था 18 अप्रैल, ठीक है ना, 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसी में इन्होंने ब्रिटिश से लड़ते हुए यानी कि ब्रिटिश जो सेना था या फिर ब्रिटिश व्यक्ति थे उनसे लड़ते हुए 1932 में ये जो महिला है ये क्रांतिकारी जो है ये इनका मृत्यु हुआ था यानी कि शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। जो चट्टग्राम शस्त्रागार का जो लूट हुआ था यहाँ पर यानी कि इस पर जो लूटने के लिए हमला किया गया था इस पर, तो इसका उद्देश्य जो था फ्रेंड ये था कि ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा करना और उसके बाद फिर एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा करना। यानी कि यहाँ पर कहा था कि ब्रिटेन का यानी कि ब्रिटिश जो सरकार था उसका बहुत सारा शस्त्र रखा हुआ था, तो यहाँ पर यदि कब्जा हो जाता तो क्या होता कि बहुत सारा जो शस्त्र है वो आपको हाथ में लग जाता, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रखेगा। और ये जो चट्टग्राम शस्त्रागार हुआ था, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो हमला हुआ था इसका नेतृत्व, ठीक है ना, यानी कि इसका जो मास्टरमाइंड थे यानी कि इसका जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया था सूर्य सेन के द्वारा, ठीक है ना, किनके द्वारा, सूर्य सेन, ठीक है ना, सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। और इनको क्या बोलते हैं, इसको मास्टर दा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, मास्टर दा, ठीक है ना, मास्टर दा इनका उपाधि भी दिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, ये बताना, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला महत्वपूर्ण साहसिक जो कार्य था वो बर्रा डकैती था। तो ये कहाँ पर ऐसा हुआ था यानी कौन से स्थान पर हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल, ठीक है ना, पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती का स्थान है। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। बर्रा डकैती जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला साहसिक कार्य था, ठीक है ना। यह घटना जो है कब हुआ था, तो ये जो बर्रा डकैती का काम हुआ कार्य जो घटना हुआ था पूर्वी बंगाल में ये हुआ था 1908 ईस्वी में। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। पूर्वी बंगाल जिसे आप क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं वर्तमान में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान में क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया ये, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि बर्रा डकैती जो हुआ था तो इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश विरोधी जो क्रांतिकारी गतिविधियों को धन को एकत्रित करना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान में रखें, यानी कि ब्रिटिश के जो विरोधी थे क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधि के लिए, ठीक है ना, धन को एकत्रित करना, यानी कि बहुत सारा जब धन रहेगा तभी तो उसका विरोध कर पाएंगे। यदि धन नहीं रहेगा तो विरोध करिएगा तो खाने रोक देगा, तो कैसे विरोध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो इसमें उद्देश्य था बर्रा डकैती में क्या कि धन को एकत्रित करना है, तभी विरोध करेंगे, ठीक है, फिर विरोध करेंगे, तो इसका उद्देश्य ये था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, ये बताना, ठीक है ना। तो 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, यानी कि पर्वतीय जनजाति के बारे में पूछ रहा है, यानी कि पर्वत पर जो रहने वाले जनजाति है, यानी कि पहाड़ पर रहने वाले जनजाति है, कौन सी जनजाति थे उनके संपर्क में आया था, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खासी, ठीक है ना। तो खासी जो जनजाति है इसके संपर्क में सबसे पहले आया था दीवानी प्रदान होने के बाद ब्रिटिश लोग, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। 1765 में ये आए थे, ठीक है ना। खासी जनजाति जो कि आपको पता है कि खासी जो जनजाति यानी गोरा खासी जयंती है, ये आपको पता है कि गोरा खासी जयंती है, ये सभी जो है वो पूर्वोत्तर भारत की क्या है जनजाति है, और ये खास करके मेघालय राज्य में, ठीक है ना, मेघालय राज्य में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग देखने को मिलेगा, और मेघालय में ही क्या होता है, एक जगह का नाम है ना मानसीराम, ठीक है ना, मानसीराम, जहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा बारिश भी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खासी विद्रोह भी हुआ है, जो कि 1830 के दशक में हुआ था, ठीक है ना, जिसका नेतृत्व तिरोत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो खासी विद्रोह हुआ था, खासी विद्रोह, ठीक है ना, खासी विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड, ये कब हुआ था, 1830 में। इसका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, नेतृत्व जो किया गया था तिरोत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, तिरोत सिंह के द्वारा किया गया था, और ये विद्रोह कब हुआ था, 1830 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में भी आप लोग रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, कुकी जनजाति आपको मणिपुर में मिलेगा, ठीक है ना। कुकी जनजाति, कुकी भी क्या है, जनजाति है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, मणिपुर में आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हैं। गोरा खासी जयंती आपको मेघालय में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा का कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस एक ने, ठीक है ना, यानी कि कौन से व्यक्ति थे जिसने भारत के रक्षा के कानून है उसको प्रावधानों को, जिसे 1915 के गदर के विरोध में प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, वो कानून को, और उसको शांति के बाद भी उसी को जारी रखना चाहा था, तो वो कौन थे ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इनके शासनकाल में बहुत सारे घटनाएं भी हुआ, ये भी आप लोग तो बहुत सारी घटनाएं जो हुआ वो इनके शासनकाल में हुआ था, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखेगा कि इनका जो शासनकाल यानी इनका जो समय था, इनका जो समय रहा ये कब से कब तक था, तो 1910, ठीक है ना, 1910 से लेकर के 1916 तक, ठीक है ना, 1916 तक क्या रहे थे, वायसराय, ठीक है ना, वायसराय रहे ये, ठीक है ना। तो भारत के वायसराय रहे 1910 से लेकर के 1916 तक, इसको ध्यान में रखेगा। इन्हीं के शासनकाल में 1911 में, ठीक है ना, 1911 में फ्रेंड राजा जॉर्ज प्रथम, ठीक है ना, राजा जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज पंचम जी, जॉर्ज प्रथम नहीं, जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत की राजधानी में आए थे, जहां उस टाइम पर भारत की राजधानी कहाँ था, यानी कि 1910-11 में भारत की जो राजधानी था वो कहाँ था, कलकत्ता में था, ठीक है ना। और जॉर्ज प्रथम जब आए थे 1911 में, तो ये राजधानी जो था वो चेंज करके कहाँ कर दिए, दिल्ली कर दिए, ठीक है ना। तो इन्हीं के शासन काल में हुआ था, यानी कि वायसराय उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। 1911 में बंग भंग जो रद्द किया गया था वो 1911 में हुआ था, इन्हीं के शासन काल में। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दोनों को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है ना, कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे ये बताना, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो उसमें तीसरे व्यक्ति कौन थे जो सत्याग्रही बने थे, उनका नाम बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो पहला में जो बने थे वो कौन बने थे, तो पहला सत्याग्रही बने थे ये बने थे विनोबा भावे, जो कि पहला थे, ठीक है ना, पहला ये बने थे। दूसरा जो बने थे वो कौन बने थे, दूसरा में बने थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि दूसरा व्यक्ति थे। और तीसरा जो बने थे वो ये थे ब्रह्मादत्त, जो कि क्या बने थे, कौन से बने थे, तीसरे नंबर के ये बने थे सत्याग्रही। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ब्रह्मा जी
ब्रह्मा दत्त जी ने भारत का युद्ध में जबरन शामिल करने का विरोध किया था, ठीक है ना। यानी कि 1940 में क्या हुआ था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें भारत भी शामिल हुआ था। तो भारत को लेना देना तो था नहीं, लेकिन ब्रिटिश से शासन था, इसलिए ब्रिटिश जो थे वो भारत को भी शामिल कर दिए थे और इसमें बहुत सारा नुकसान भारत का भी हुआ था, ठीक है ना। जो सैनिक शहीद हुए थे वो तो भारत के हुए, वो तो ब्रिटिश तो अपना वाही लूटने के लिए कर दिया था, ठीक है ना। तो इसी के जो भारत को सम्मिलित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्हीं का विरोध इनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने 1940 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में ही किया गया था ये, ठीक है ना। तो जो कि 1939 में क्या हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1939 से 1945 में। तो 1940 में ये सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। तो पहला बने थे कौन, विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा। दूसरा में जवाहरलाल नेहरू। तीसरा में आपका ब्रह्मा दत्त, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड कि वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश है, ठीक है ना। तो वह कौन सा आदेश था ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ठीक है ना। गैर कानूनी संघ अध्यादेश, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1932 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने गैर कानूनी संघ अध्यादेश जारी किया था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था कि इस आदेश के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या गया था कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो गठन हुआ था, ये बोला कि गैर संगठन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये फालतू की संगठन है, कहने का मतलब इसका ये हो गया था। तो इसी ये जो हुआ था, ये जो घटना हुआ था, ये 1932 में एक आदेश पारित हुआ था, इसी के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो वो आदेश यही था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन ए बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए फ्रेंड कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था ये बताना, ठीक है ना। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि लागू कब हुआ था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1993 को ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो कि पारित हुआ था कब, 73वां संविधान संशोधन जो है ये पारित हुआ था 1992 में, ठीक है ना। पारित कब हुआ था, पारित हुआ था 1992 में, लेकिन यह लागू जो हुआ था ये कब हुआ था, 24 अप्रैल, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993 को लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, तो 73वां संविधान संशोधन जो कि आपको पता है यह पंचायती राज प्रणाली से संवैधानिक दर्जा यह देने का काम करता है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज के लागू करने से, ठीक है ना। इसमें संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद, यानी कि भाग जो हो गया पंचायती राज का जो भाग है, भाग हो गया 9, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 243 से ठीक है ना, 243 से लेकर के 243 के ओ तक, ठीक है ना, 243 के ओ तक है ये जोड़ा गया है इसमें, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, तो ये है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज जो कि आपको पता है कि भारत में 3 स्तरीय यानी कि 3 स्तरीय है, जिसमें होता है पहला भी क्या होता है, पहला में आपका होता है ग्राम होता है, दूसरा में आपका ब्लॉक होता है या फिर इसको क्या बोलते हैं मध्य बोला जाता है, ठीक है ना। और तीसरा में जो होता है वो जिला, तीसरा में क्या होता है जिला होता है, ठीक है ना, जिला स्तरीय होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें, ग्राम ब्लॉक और जिला, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान में आप लोग रख सकते हैं 3 स्तरीय ढांचा, ठीक है ना, जो कि बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था 1957 में ये, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखना है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस जो है सबसे पहले लागू कहां पर हुआ था, तो सबसे पहले लागू हुआ था ये नागौर में हुआ था। कहां हुआ था, नागौर, जो कि आपको कहां मिलेगा, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में ये सबसे पहले लागू हुआ था कब, 1959 में यह लागू हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो स्टेट बना था वो कौन बना था, तो दूसरा जो स्टेट बना था फ्रेंड ये बना था पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा स्टेट, यानी कि सेकंड जो स्टेट बना था वो बना था आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट भी है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल 2, ठीक है ना, टोटल 2, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 समानता है, एक है राजनीतिक और दूसरा है सामाजिक, ठीक है ना। तो पहला में ध्यान रखेगा, पहला तो हो गया आपका राजनीतिक, पहला हो गया आपका राजनीतिक हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, ठीक है ना।
दूसरा हो गया सामाजिक हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों को। तो पहला हो गया राजनीतिक समानता और दूसरा राजनीतिक सामाजिक समानता। ठीक है, तो ये दो समानताएं ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु, ठीक है ना, सामान्यतः कितना समय मिलता है ये बताना है। तो राष्ट्रपति जब उम्मीदवार खड़ा होते हैं, यानी कोई भी राष्ट्रपति खड़ा होता है, तो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए कितना टाइम मिलता है ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2 सप्ताह मिलता है, यानी कि बोले तो 14 दिन मिलता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, इसका ध्यान में रखेगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, यानी कि चुनाव जो होता है वो कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। और साथ में ये भी ध्यान में रखना कि जो चुनाव का मतदान होता है वो होता है गुप्त मतदान, और उसके साथ में होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, चलिए आगे आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो भारत में एक राष्ट्रपति जो होगा वो ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है ना, उनके पास फिर क्या होगा? कार्यपालक शक्ति। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास कार्यपाल का शक्ति निहित होगा, जो कि अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है ना, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जो बताया गया फ्रेंड, ये अनुच्छेद 58 में बताया गया है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ या फिर प्रतिज्ञा जो लेते हैं, ये अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं। और महाभियोग या इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, महाभियोग जो चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, यह चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, या जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, या इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं वो अनुच्छेद 61 बहुत बार क्वेश्चन बना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे इस भी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा? सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू। ठीक है ना, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखेगा कि जो शहरी निकाय है, ठीक है ना, शहरी निकाय से संबंधित है, जो कि 74वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा, जो कि नगर पालिका यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज है। ठीक है ना, जैसे कि ग्राम पंचायत वाले है, यानी कि पंचायती राज है, जो कि लोकल बॉडी देखता है ग्रामीण में, और शहर में देखने के लिए क्या बनाया गया? तो अर्बन लोकल बॉडी बनाया गया, यानी कि नगर पालिका बनाया गया। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखेगा। अनुसूची इसमें ब्राह्मी अनुसूची में 18 कार्य की सूची इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका जो काम रहता है जैसे कि जल की पूर्ति करना, शहर में स्वच्छता, नगरीय योजना, सड़क है उसका रख रखाव करना, तो ये सभी किसका है? तो शहरी स्थानीय निकाय जो होता है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी जो होता है, यानी कि नगर पालिका होता है, उसका ये सभी काम है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है ये बताना है। ठीक है, तो भारत में संपत्ति का अधिकार इसका क्या स्थिति है, यानी कि इसके बारे में क्या सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है ये विधिक यानी कि कानूनी अधिकार है, जो कि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले जो था ये क्या था? ये था मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, और इसे फिर बाद में हटा दिया गया, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में फ्रेंड। ठीक है ना, वहां से उसमें से क्या हुआ कि ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में बना दिया, रख दिया गया, और वर्तमान में इसका जो अनुच्छेद है वो 300 का ए में है। ठीक है ना, 300 के ए में है, संपत्ति के अधिकार को रखा गया। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेगा, और यह लीगल राइट हो गया, यानी कि विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या? यानी कि विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है? तो विधि के जो अधिकार इसका मतलब है फ्रेंड कि किसी की भी संपत्ति कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना छीनी नहीं जा सकता, यानी कि जब तक कानूनी रूप से आप उसको अपने नाम से नहीं कराएंगे वो छीना नहीं जाएगा। यानी कि जैसे देखते हैं ना कि जैसे कोई खेत खरीदता है तो खेत खरीदने के बाद उसको क्या करता है? लिखाना पड़ता है। जब तक आप नहीं लिखाएंगे, कानूनी रूप से आप लिखित में नहीं देंगे, आपको कोर्ट से नहीं लिखाया जाएगा जब तक जमीन वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस पर इसी को बोलते हैं क्या? कानूनी प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है ना, यानी कि विधि के अधिकार के अंतर्गत अब आ गया है। पहले था मौलिक अधिकार। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में अब घट करके कितना हो गया? वर्तमान में 6 हो गया, जो कि
पहले कितना था, मूल रूप से 7 था, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेगा। मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो कौन जो है वो 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की विशेषता जो वो नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा आपका सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है ना, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 का जो अधिनियम है, ठीक है ना, 1919 का जो अधिनियम है यानी कि भारत सरकार अधिनियम है, जिसमें क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है, ठीक है ना, किसमें है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर यह आधारित है। इसमें द्वैध शासन लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ था, द्वैध शासन, ठीक है ना, द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था किसमें, तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया था, अधिनियम जो बनाया गया था, एक्ट जो बनाया गया था 1919 में, उसमें, ठीक है ना, जिसको ध्यान में रखेगा। 1919 के टाइम में जो वाइस राय बने थे वो कौन थे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही थे, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था, ठीक है, एक्ट। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेगा। और उसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दिया गया था, इसलिए यह अधिनियम जो है वो विशेषता नहीं रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स। सॉरी 22 में है कि निम्नलिखित में से डैश एक कायांतरित शैल नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित शैल यानी कि चट्टान नहीं है, ये बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा, सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका सैंड स्टोन, ठीक है ना, सैंड स्टोन जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सैंड स्टोन जिसको क्या बोलते हैं, बलुआ पत्थर भी कहा जाता है, यह एक क्या है, अवसादी शैल है, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये कायांतरित के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा। यह जो है वो रेत से यानी कि सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, रेता, तो रेत के कण के जमाव से ही यह बनता है, सैंड स्टोन बनता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। इसका प्रमुख जो घटक है, ठीक है ना, सैंड स्टोन का जो प्रमुख घटक है, ठीक है ना, सैंड स्टोन का प्रमुख जो घटक है वो क्या है, तो यह क्वार्टर्ज, ठीक है ना, क्वार्टर्ज, ठीक है ना, क्वार्टर जो इसका क्या है, तो प्रमुख घटक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो काम आता है, जो सैंड स्टोन होता है फ्रेंड, इसका जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, तो मूर्ति हो गया, मूर्ति बनाने में, भवन सजावट वगैरह में इसका काम आता है, इसका सैंड स्टोन का ही यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 देखते हैं, क्या है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड आपको असम में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेगा, जो कि गोल्डन लंगूर, हाथी, बाघ, तेंदुआ जैसी दुर्लभ प्रजाति यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से और भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे आपका हो जाएगा मानस, ठीक है ना, मानस से अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद फिर आपका काजीरंगा हो गया, काजीरंगा ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको असम में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए जिम कॉर्बेट जो कि आपको कहाँ मिलेगा, जिम कॉर्बेट और बांधवगढ़ हो गया, संजय गांधी दुबरी नेशनल पार्क, ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। सबसे अधिक सोयाबीन भी आपको मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना, चाय सबसे ज्यादा असम में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है, ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका बाहाकोर, ठीक है ना, बाहाकोर जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आउटर कोर जिसको बोला जाता है। आउटर कोर यानी कि बाहर जो कोर होता है ये किसका बना होता है फ्रेंड, तो ये होता है लोहा का और निकेल का, ठीक है ना, लोहा प्लस निकेल, ठीक है ना, लोहा प्लस निकेल का ये बना होता है, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, नीफे बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नीफे बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इस सिद्धांत को डायनमो सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये जो सिद्धांत होता है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको डायनमो सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यह गति से विद्युत धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए डायनमो सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, क्योंकि डायनमो घूमता है तो विद्युत बनता है, इसलिए इसको डायनमो सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 25 जो देखते हैं यह है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है नागार्जुन, दूसरा इदुक्की, तीसरा है अलमाटी, चौथा है अमरावती। तो बोला है कि उपयुक्त बांध या बांधों में कौन कृष्णा नदी पर नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। ये सभी बांध है, यानी कि नागार्जुन सागर डैम हो गया, इडुक्की परियोजना हो गया, अलमाटी बांध हो गया, अमरावती बांध हो गया। ये बोल रहा है कि इसमें कौन जब वो कृष्णा नदी पर नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो नागार्जुन सागर परियोजना, ये तो आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिल जाएगा।
ये कहाँ मिलेगा, कृष्णा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इस सभी में आपको क्या होता है, बहता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। नागार्जुन जो कि कृष्णा नदी पर, अमरावती जो बांध है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा और अमरावती नदी पर ही मिलेगा। इदुक्की जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको पेरियार नदी पर केरल में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये केरल में मिलेगा, जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो कि आपको कहाँ मिलेगा, अलमाटी बांध जो कि भी आपको ये कृष्णा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अलमाटी बांध कहाँ है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अलमाटी बांध कहाँ मिलेगा, कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कृष्णा नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर दो बांध, नागार्जुन और अलमाटी, यानी कि बोले तो 1 और 3। तो 1 और 3 किसमें, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के बारे में बताएं, ये भी ध्यान में रखेगा। तुंगभद्रा नदी जो कि आपको कहाँ, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना में ये भी बहती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में फ्रेंड कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। ठीक है ना, तो रैखिक संवेग, ठीक है ना, रैखिक संवेग की बीमा के समान होता है। तो निम्न में से किसका बीमा होता है, ये आपको बताना है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका आवेग का। ठीक है ना, आवेग जो कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। एक तरंग के लिए, ठीक है ना, एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है, ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड क्या होगा, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तरंग बेग। ठीक है ना, तरंग बेग जो कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घट जाता है। क्या होता है उस पर, जो धारा का प्रभाव है वो घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है, ये बताना है। तो कौन जो है वो सजातीय युग्म है, सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम। ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फ्रेंड। दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों जो है वो क्या है, सजातीय है। ठीक है ना, सजातीय युग्म है, यानी कि जोड़ा है। ठीक है ना, तो सोडियम का जो संकेत होता है ये आपको पता है, सोडियम जो हो गया आपका एन हो गया। पोटेशियम का जो संकेत होता है फ्रेंड ये भी आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम का संकेत के होता है। ठीक है ना, और ये दोनों को दोनों जो क्या होता है, ये क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं, क्षार धातु है, क्षार धातु है, इसीलिए क्या हो गया, दोनों को दोनों जो है युग्म में सजाती है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है क्षारीय धातु है, इसीलिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु केंद्रक की। ठीक है ना, परमाणु केंद्रक की, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था, 1911 में हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो थॉमसन के द्वारा किया गया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन का, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत अभी बताएंगे, के जो होता है ये क्या होता है, इसका संकेत होता है के, और ये क्षार धातु के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम एक क्या है, अत्यंत सक्रिय धातु है। ठीक है ना, जो कि ठंडे जल के साथ भी बहुत तेजी से प्रक्रिया करती है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है ना, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है, ये बताना है। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है, यानी कि इंडस्ट्रियल स्तर पर इसका जो नाम है वो क्या है, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ओरलान या फिर एक्रिलेन इसको बोला जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल स्तर पर यानी कि औद्योगिक स्तर पर इसका ये नाम है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। यह एक कृत्रिम पॉलीमर है। यह क्या है, तो यह जो है वो एक कृत्रिम क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है। ठीक है ना, कृत्रिम पॉलीमर है। तो इसको ध्यान में रखेगा।
और यह जो है वो एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर से बनता है। क्या किससे बनता है? तो एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर से यह बनता है, ठीक है ना, कृत्रिम पॉलीमर। इसका उपयोग जब वो कहाँ पर होता है? तो ऊन में हो गया, जैसे कि आपका इसका उपयोग जब वो सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओरलान एक्रिलेन है ना, इसका जो प्रयोग है कहाँ पर होता है? तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि फुसफुस गुहा में भरे तरल का कार्य है, ठीक है ना, क्या कार्य है? तो फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी फुसफुस आवरण का घर्षण मुक्त रखना, ठीक है ना। फुसफुस आवरण को क्या करना? घर्षण मुक्त रखना, जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है ये बताना है। तो उपास्थि जो है वो निम्न में से किस में नहीं पाया जाता, इसके बारे में बताना फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रीक यानी कि किडनी, ठीक है ना। तो किडनी में जो है वो उपास्थि नहीं पाया जाता, बाकी नाक कान कंठ में पाया जाता है। उपास्थि जिसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। और यह क्या होता है? तो लचीला संयोजी उत्तक होता है, ठीक है ना। यानी कि उपास्थि जो होता है क्या होता है? तो एक लचीला क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है, ठीक है ना, संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आप लोग रखेगा, जो कि अस्थियों के सिरे नाक हो गया, कान हो गया, श्वास नली को जोड़े रखने का ये काम करता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोला जाता है, इसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं फ्रेंड, कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, ठीक है ना। तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का जो मूल स्रोत है वो क्या होता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन, जो कि ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि उपास्थि, ठीक है ना, में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है ना। तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कॉन्ड्रिन, ठीक है ना। कॉन्ड्रिन ये प्रोटीन का नाम है जो कि उपास्थि में पाया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कॉन्ड्रिन एक प्रोटीन है जो कि उपास्थि में पाया जाता है। यह उपास्थि को क्या करता है? लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का काम करता है, और साथ में मजबूती बनाने का ये जो प्रोटीन है यही काम करता है उपास्थि को, ठीक है ना। तो उपास्थि है जिसको मजबूत और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो कॉन्ड्रिन ही करता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जक अंग नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा है निम्न में से वो कशेरुकियों का उत्सर्जक अंग नहीं है फ्रेंड ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हिपैटोपैंक्रियाज, ठीक है ना। हिपैटोपैंक्रियाज जो कि ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं कि जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि, ठीक है ना। तो जोंक जो होता है उसको संघ एनेलिडा यानी कि जोंक कौन से संघ में आता है? तो एनेलिडा में आता है। तो क्यों रखा गया इसमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर जो है वास्तविक रूप से विखंडित होता है। क्या होता है? वास्तविक रूप से क्या होता है? विखंडित होता है, इसीलिए उसे एनेलिडा ग्रुप में रखा गया, जो कि ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो सभी कथन को पढ़ने के बाद कौन सी कथन सही है ये आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 40 का बी हो जाएगा, यानी कि बोले तो स्टार्च, सॉरी 39 में पहले 39 का बी हो जाएगा, जो कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ठीक है ना। तो वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका कला होता है, यानी कि कोशिका कला जो है वो जंतु और वनस्पति दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा जोक वाले में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको बताना है कि जोक जो होता है फ्रेंड यह क्या होता है? परपोसी यानी कि पैरासाइट जीवी होता है, जो कि क्या होता है? रक्त को चूसने का काम करता है। यानी कि जो जोक होता है क्या होता है? पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है, और ये रक्त चूसता है दूसरे जानवर से या दूसरे जंतु से, उसके बाद फिर ये जीवित रहता है, नहीं तो जीवित ही नहीं रह पाएगा ये, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो खाना जो प्राप्त होता है वो परजीवी होता है, यानी कि पैरासाइट होता है, दूसरे से ही प्राप्त करने का ये काम करता है, खुद से इसको कुछ क्षमता नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, कि पौधों और, ठीक है ना, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो पौधे में और जंतु में कार्बोहाइड्रेट संचित तो होते हैं, लेकिन किस रूप में रहते हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कि पौधे में स्टार्च के रूप में रहते हैं, और जो जंतु है यानी कि जैसे अपन लोग जंतु है तो अपन लोग के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है फ्रेंड वो ग्लाइकोजन
भोजन के रूप में संचित रहता है अंदर से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जवाबित का संबंध किससे ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है जवाबित, ठीक है ना। तो जवाबित का जो संबंध है वो किससे है ये बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंड आपका राज्य के कानून से है, ठीक है ना। राज्य के कानून से जवाबित संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। जवाबित का अर्थ होता है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून या फिर आदेश होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जवाबित कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग है वो दिल्ली सल्तनत के समय में विशेष रूप से हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी के शासन हुआ था, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय में ये जवाबित जो शब्द है ये ज्यादातर फेमस हुआ था, क्योंकि वो जो कानून बना दिए वो बन गया, ठीक है ना। यानी कि उसी को क्या बोलेंगे, आदेश बोल दे या कानून बोल दिए, जो भी बोलना है, ठीक है। तो जवाबित का मतलब क्या होता है, राज्य के कानून से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि राज्य में जो भी कानून बन गया या आदेश पारित हो गया उसी को जवाबित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं फ्रेंड कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता के द्वारा ही त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1957 में दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ में ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसका जो त्रिस्तरीय जो लागू हुआ था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था, बता दिए कि राजस्थान में हुआ था, सबसे पहले लागू हुआ था। कब, 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी कि सिफारिश जो दिए थे 1957 में दिए थे और लागू 1959 में हुआ था सबसे पहले। और कहाँ पर हुआ था, तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेगा। और ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ये लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, ठीक है ना। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में जो दर्रा स्थित है उसका नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका पालघाट दर्रा, ठीक है ना। पालघाट दर्रा जो कि आपको नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेगा। पालघाट जो दर्रा इसको पलक्कड़ गैप भी बोला जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या है, पलक्कड़, ठीक है ना। पलक्कड़ गैप, ठीक है ना। पलक्कड़ गैप भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेगा। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो कि आपको पश्चिमी घाट का हिस्सा देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो हिस्सा है किसका है, तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इसकी लंबाई बोला जाए तो ये कितना है, तो लगभग 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यानी कि नीलगिरी कहाँ मिलेगा आपको, केरल में, तमिलनाडु में। और अन्नामलाई कहाँ मिलेगा, तो आपको ये तमिलनाडु केरल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का ये घाट जो है वो काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 मिनट। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है ये बताना है। तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक जो मानसूनी जो वर्षा है उसकी प्रवृत्ति जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ह्रासमान प्रवृत्ति का होता है। यानी कि घटते हुए क्रम की प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। यानी कि गुवाहाटी में बारिश होगा और चंडीगढ़ जाते जाते क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इस प्रकार इसको बोलते क्या, ह्रासमान प्रवृत्ति, या फिर बोले तो डिक्रीजिंग ट्रेंड इसको बोला जाता है इंग्लिश में। यानी कि घटते हुए क्रम में ये जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड कि प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, सैनिक स्काई डाइवर कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बने ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका मंजू सिंह, ठीक है ना। मंजू जो कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा जो नाम है वो है मंजू सिंह है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या है, तो भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के प्रशिक्षकों के देख रेख में क्या हुए थे, पैराशूट जंप किया गया था इनके द्वारा। तो पहली महिला बनी है क्या, स्काई डाइवर वाली है, ठीक है ना, स्काई डाइवर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे मंजू सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो भारत का इस्पात पुरुष किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा, सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये जाएगा आपका जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जमशेद जे ईरानी टाटा स्टील के पूर्व क्या है, एमडी भी रह चुके हैं, यानी कि निर्देशक थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्हें भारत का इस्पात पुरुष भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो फ्रेंड वो हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ था, ये नागपुर में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश के शेफील्ड, ठीक है ना, शेफील्ड विश्वविद्यालय से धातु कर्म में PhD भी कर चुके थे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि मुकुल, ठीक है ना, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य के रचना है ये बताना, ठीक है ना।
तो मुकुल जो है वो किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है फ्रेंड, ये आपको बता। इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा फ्रेंड, एक मिनट थोड़ा सा रुक गया, बोलता है कि थोड़ा सा रेस्ट दो मुझे, लेकिन अपन लोग को रेस्ट मिलता कहाँ है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। तो ये मुकुल जो प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया था। और यह जो पुस्तक है फ्रेंड ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1920 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में कि दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाले नोहडोरा, ठीक है ना, नोहडोरा अलंकरण, ठीक है ना, किस जनजाति की विशेषता ये बताना, ठीक है ना। तो मिट्टी, ये दीवार की मिट्टी पर बनाई जाने वाले नोहडोरा अलंकरण है, यानी कि जो नोहडोरा जो बनाया जाता है उसको सजाया जाता है दीवारों को कहा जाए तो, यानी कि कुछ रंग बिरंग से, ठीक है ना, यानी कि उस पर कुछ चित्रकारी किया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो अलंकरण उसको बोलते हैं, यानी कि सजाना। तो किस जनजाति के द्वारा ये कार्य किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका गौंड, ठीक है ना, गौंड जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से आपको कहाँ, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये इनका क्या है, तो गौंड जनजाति का विशेष सांस्कृतिक पहचान है। इसमें दीवारों पर प्राकृतिक रंगों और मिट्टी के घोड़ से, ठीक है ना, सॉरी मिट्टी के घोल से डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दीवार पर क्या रंग से और मिट्टी के घोल से विशेष प्रकार की क्या बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है इसमें, ठीक है ना। यह अलंकरण त्योहार हो गया, विवाह हो गया, और या फिर धार्मिक उत्सव होता है ना, धार्मिक जो कार्य होता है उसमें ये काम किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। मध्य प्रदेश जिसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है या फिर सोया स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन सबसे अधिक यहीं पर होता है, कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दुगरी संजय दुगरी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है जी, जिम कॉर्बेट कौन से क्वेश्चन में तो गलत में बता दिया, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेगा, दिमाग से निकल गया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपको हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, संजय गांधी दुगरी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व हो गया, ये सब भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे याद होगा बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 49 में कि हिंडसर्न, ठीक है ना, हिंडसर्न बुक्स प्रतिवेदन, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। तो हिंडसर्न बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है सॉरी हिंडसर्न बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत चीन युद्ध जो हुआ था इससे संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था, और उसके 3 साल बाद यानी कि 1965 में फिर से एक और युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर 1971 में फिर युद्ध हो गया, यानी कि भारत उस टाइम पर युद्ध ही झेल रहा था, ठीक है ना। तो भारत की जो कंडीशन से बहुत क्रिटिकल था उस टाइम पर, ठीक है ना, क्योंकि युद्ध हो रहा था। तो युद्ध में जानते हैं कि बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, इसमें भारत का बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, विफल हुए थे इसमें। इसी को जांच करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि यह रिपोर्ट जब वो भारतीय सेना की विफलताओं और कमियों को जांच करने के लिए ये बनाया गया था। हिंडसर्न बुक से जो है वो बनाया गया था प्रतिवेदन, ठीक है ना। तो इसको आज तक भी क्या बनाया गया, इसको गुप्त रखा गया। इसमें जो भी जांच हुआ था, यानी कि जो भी कमियां जांची गई, परखी गई, उसको अभी तक उसको क्या किया गया था, पूरे रूप से जागरूक नहीं किया गया, मतलब पूरा उजागर नहीं किया गया, ठीक है ना। क्योंकि यह क्या है, यह गुप्त रखना भी जरूरी है, कुछ चीजें गुप्त रहना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीजें रहता है ना जो गुप्त रहना ही अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है ना, के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि सूचना जब वो सभी के पास में पहुंचना चाहिए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 28 सितंबर को, ठीक है ना। तो 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस के रूप में इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाया जाता है, यानी कि सूचना का सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन बोले तो यहां तक बनेगा, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो वो कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि यह दिवस का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र हो, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देता है, क्योंकि सूचना सभी के पास में पहुंचता है तो पारदर्शिता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से भारत में इसके लिए एक सूचना का अधिकार भी बना, यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम भी बना, जो कि 2005 में बना, इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि इसमें नागरिकों की सरकारी सूचनाओं प्रदान किया जाता है इसमें, ठीक है ना। कोई भी सूचना आपको प्राप्त करना आरटीआई लगाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मतलब जरूरी मतलब जो बताया जा सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पूछें कि भारत में कितने मतलब कि टैंक है, और या फिर मतलब जो गुप्त चीज रहना चाहिए वो आपको नहीं पूछना, ठीक है ना। जो इसके अंतर्गत रखा गया है, यानी कि आरटीआई के जो अंतर्गत रखा गया है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एक्स्ट्रा आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देश की क्या होता है, थोड़ा सा वो भी की जरूरत पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, रक्षा के दृष्टिकोण से उसको रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, सितंबर में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे 5 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा, नोट कर लीजिए। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 16 सितंबर को क्या मनाता है फ्रेंड, ओजोन दिवस मनाता है, ठीक है ना। ओजोन दिवस मनाता है कब, 16 सितंबर को, तो ये भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को, तो इसे भी ध्यान रखेगा। साथ में 28 सितंबर ध्यान में रखें, तो 29 सितंबर में ध्यान रखेगा। 29 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व हृदय दिवस, ठीक है ना। विश्व हृदय दिवस, ठीक है ना। विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास में आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। बताइएगा कि आप लोग को जो वीडियो है वो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो, और दोस्तों को साथ में जोड़ने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि फायदा सभी को होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो फ्रेंड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जब वो जल्दी में गलत निकल जाता है तो उसको आगे वाले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको सुधार भी कर देंगे, साथ में कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे, ठीक है ना। तो और आने वाले क्लास में भी आपको क्या करेंगे, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्लास जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा इसमें हो रहा है क्या कि टोटल क्वेश्चन को निकालना, उसके बाद फिर पढ़ना, उसके बाद फिर इसको समझना, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद फिर आप लोग के लिए सेट बना रहे हैं, जो कि आपको क्यूज के लिए बना रहे हैं, और साथ नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे सभी को बना रहे हैं, और उसके बाद फिर आप लोग को सब दिया जाएगा। और जितने भी